तो क्या जा रही है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कुर्सी? इजराइल की जनता ने सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ क्यों कर दिया विद्रोह? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी? क्या ईरान पर अटैक करना दरअसल उन्होंने एक तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? मगर बीते 2 से 3 दिनों के भीतर ऐसी कौन सी चिंगारी भड़की इजराइल के अंदर कि इजराइल की जनता अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गई और सड़कों पर विद्रोह करना शुरू कर दिया? दोस्तों, अब अमेरिका इस पूरे मामले को लेकर के किस कदम का कदम उठाएगा? और अब ऐसे में जबकि नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान का सपोर्ट कर दिया है, तो फिर इजराइल के भीतर भड़का हुआ विद्रोह नेतन्याहू को कहां पर उठाकर पटकेगा, देखना अहम होगा। दोस्तों, एक एक सवालों का जवाब आपके सामने रखते हैं, विस्तार से बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर अटैक करने की गलती करके युद्ध में कूदकर ऐसा लगता है कि अब बुरी तरीके से फंस चुका है। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू के सारे दांव, सारे हथकंडे उल्टे पड़ गए। उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से थक हार चुके हैं। ईरान हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो दूसरी तरफ इस जंग में उसे भारी खर्च के चलते अपनी आर्थिक कमर टूटती हुई नजर आ रही है। मगर इस बीच में इजराइल में जो सबसे चौंकाने वाली स्थिति बनी है, वो इजराइल और इजरायली पीएम नेतन्याहू के लिए भारी मुश्किल खड़ी कर रही है। आपने देखा कि किस तरह ईरान के लोग अपनी ही सरकार और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया में ईरान के समर्थन में अक्सर जगहों पर सड़कों पर प्रदर्शन दिखने लगा। मगर इजराइल में इजराइल के पीएम को उनकी जनता निशाने पर ले रही है। आप सबसे पहले इजराइल से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने वाकई गैर से गलती कर दी। दोस्तों, विरोध प्रदर्शन करने वाले ये लोग इजराइल के हैं, खुद इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। यानी कि अब इजराइल अपने ही घर में, नेतन्याहू अपने ही घर में घिर चुके हैं, अपने ही लोगों के सामने। उधर IAEA की रिपोर्ट, जिसमें IAEA के मुखिया राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा, उसके बाद से तो नेतन्याहू बैकफुट पर पूरी तरह आ गए। यानी कि दोस्तों, इजराइल की आंखें अमेरिका के सपोर्ट के इंतजार में जो पथरा रही थी, और दूसरी तरफ खुद इजराइल में ही नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो चुका है, विद्रोह हो चुका है। इस बीच इजराइल की बौखलाहट देखिए कि बैकफुट पर आए इजरायली पीएम नेतन्याहू ईरान द्वारा सरोको अस्पताल पर मिसाइल हमले की निंदा कर इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताने में लगे हैं। यानी कि अब यह तय होने लगा कि अब नेतन्याहू परेशान ही नहीं बल्कि बौखलाने लगे और उनको मानवता की बात याद आने लगी। और ये मानवता उनको तब याद आई जब ईरान की मिसाइलें इजरायली अस्पतालों पर गिरने लगे। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि गाजा में अस्पतालों पर 697 इजरायली हमलों का क्या, जिसमें करीब 94% अस्पताल इजराइल ने तबाह कर दिए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के सवालों की बौछार है, सवाल खड़े हो रहे हैं। अब खुद इजराइल की जनता भी इजरायली सरकार के दोहरे रवैये से परेशान है, नाराज है। वो अब सड़कों पर उतरकर अपनी ही इजरायली सरकार द्वारा ईरान पर किए गए अटैक और छेड़ी गई जंग के खिलाफ बिगुल फूंक रही है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू उस समय दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए जब उन्होंने ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले में नष्ट हुए अस्पतालों पर ईरान को अमानवीय बताने लगे, जबकि इजराइल ने तो गाजा के करीब 90% अस्पतालों को बमबारी करके तबाह कर दिया। आपको बताएं कि ईरान ने जवाबी हमले में इजराइल पर 30 मिसाइलें ऐसी दागी, जिनमें से कई मिसाइलें बेशर्बा के सोरोका मेडिकल सेंटर के पास गिरी। इस हमले में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए, अस्पतालों का बड़ा हिस्सा नेस्तनाबूद हुआ। ईरान ने दावा किया कि उसका मुख्य उद्देश्य, उसका मुख्य निशाना ईरानी सेना का एक खुफिया केंद्र था जो कि अस्पताल से सटा हुआ था, ना कि अस्पताल। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में इजरायली सूत्रों के हवाले से भी इस बात की पुष्टि की गई कि सोरोका अस्पताल के पास में एक सैन्य ठिकाना था, लेकिन इजराइल ने हमले की निंदा करते हुए इसे नागरिक सुविधाओं पर हमला करार दिया। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा
क्योंकि ईरान का यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और मानवता के खिलाफ अपराध है। अस्पतालों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र से इस हमले की जांच की मांग की। उधर दोस्तों, इजराइल की इस निंदा को कई संगठनों ने, सोशल मीडिया और यूजरों ने पाखंडपूर्ण बताया, क्योंकि इजराइल ने जिस अंदाज में गाजा पर फिलिस्तीन पर अटैक किया, 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए गाजा युद्ध में स्वास्थ्य सुविधाओं पर जिस तरीके से सैकड़ों हमले किए, जिसमें सैकड़ों मेडिकल स्टाफ तबाह किए गए, मरीज मारे गए, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं शामिल थी। गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर इजरायली हमलों की संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के जरिए जारी किए गए आंकड़े। दोस्तों, इजराइल द्वारा ईरान के जरिए किए गए सरका अस्पताल हमले की निंदा और गाजा में उसके अपने हमलों की चुप्पी ने वैश्विक स्तर पर पाखंड के आरोपों को हवा दिया। गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर 697 हमलों ने वहां की स्वास्थ्य प्रणाली पर पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से प्रहार किया और तबाह कर दिया, जबकि इजराइल ने एक हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और युद्ध के नियमों पर गंभीर सवाल उठाता है। जैसे जैसे ये बहस गर्म होती जा रही है कि दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या इन हमलों की निष्पक्ष जांच होगी और क्या दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। दोस्तों, अब जबकि पूरी दुनिया में इजराइल ईरान जंग को रोके जाने की बात कही जा रही है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इजराइल के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खुद अमेरिका में ईरान के लिए प्रदर्शन समर्थन में जोरों पर है। नेतन्याहू और ट्रंप पर अमेरिकी जनता भी गुस्सा निकाल रही है, मगर इजराइल में इजराइल के लोगों को सड़कों पर उतरकर ईरान के हक में अपनी सरकार के मुखिया नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करना यह दर्शाता है कि इजराइल किस मुश्किल में है, नेतन्याहू कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए। इस बीच में ईरान के साथ में जंग में इजराइल आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान उठा रहा है। इजरायली जनता इस वजह से भी अपने पीएम नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो रही है। दोस्तों, पूर्व इजरायली रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रीम रेबनाग के मुताबिक इजराइल का रोजाना युद्ध लड़ने में $725 मिलियन यानी कि करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे। इसमें केवल मिसाइल, जेट ईंधन, बमबारी और सैनिक तैनाती जैसे सीधे खर्च शामिल हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान और प्रोडक्टिविटी में गिरावट की भी अगर उन दरों को भी जोड़ा जाए तो असल खर्च इससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। इजरायली वित्त मंत्रालय ने 2025 में GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 4.3 से घटा करके 3.6 कर दिया है। वहीं 2025 में पहले से तय बजट घाटे की सीमा 4.9 से बढ़ सकती है दोस्तों, यानी कि चौतरफा इजराइल को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आपको बताएं कि इजराइल ने जब ईरान पर एक तरफा हमला किया, उस समय ही पहले ही दिन में 2 दिनों में इजराइल के करीब 12,500 करोड़ रुपयों की चपत लगी। इसमें से $593 मिलियन करीब $5,000 करोड़ बमबारी और जेट ईंधन और बाकी रक्षा संचालन में गए। इजराइल के वित्त मंत्री ने 2025 के लिए जो बजट घाटे की सीमा तय की है वो 4.9 यानी कि लगभग $27.6 अरब थी, लेकिन यह अनुमान ईरान के साथ में नया युद्ध शुरू होने से पहले का था। अब इजराइल का बजट घाटा और भी बढ़ सकता है। आपको बताएं कि इजराइल का रक्षा बजट पहले ही गाजा युद्ध में काफ़ी खर्च हो चुका है। इसी वजह से वित्त मंत्रालय ने 2025 में GDP ग्रोथ का अनुमान 4.3 से घटा करके 3.6 कर दिया। उधर इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अब थकने लगे। उसको वो अब अमेरिका से नए डिफेंस सिस्टम मिलने की उम्मीद कर रहा है। इतना ही नहीं, इस युद्ध में वैश्विक असर भी दिखने लगा। जल मार्गों पर खतरे से ऊर्जा आपूर्ति पर भी बड़ा असर पड़ा है। मगर इस बीच में इजराइल ने फिर से ईरान की राजधानी तेहरान के गिशा इलाके में 20 जून की सुबह हमला कर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी। इजरायली मीडिया का न्यूज़ के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी ने दावा किया कि वो हमला इजराइल की सेना IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने किया था। हालांकि ईरानी सरकार की ओर से अब तक इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इस घटना ने दोनों देशों के बीच में पहले से तनाव के माहौल को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजराइल के हमलों को लेकर के सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि शांति का एकमात्र राह यही है कि इजराइल हमलों को तुरंत रोके, बिना शर्त रोके।
उन्होंने साफ किया कि अगर इजराइल की ओर से हमले जारी रहे तो ईरान और भी कड़ा जवाब देने के लिए मजबूर होगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक इजराइल के हमले जारी रहेंगे, अमेरिका या किसी अन्य देश के साथ इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। वो कहते हैं कि अमेरिका ने कई बार गंभीर स्तर पर बातचीत करने की कोशिश और पेशकश की, लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब तक ज़ियोनिस्ट शासन यानी कि इजराइल के हवाले से जारी रहेंगे, बातचीत या कूटनीति का कोई सवाल नहीं उठता। वो कहते हैं कि ईरान इस समय आत्मरक्षा की स्थिति में है, अपना बचाव करना उसका अधिकार है। ईरान के मिसाइल हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मिसाइल हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर केंद्रित हैं, ना कि आम नागरिकों या अस्पतालों जैसी जगहों पर। अगर इजराइल हमारे आर्थिक ठिकानों पर हमला करता है तो हम उनके आर्थिक संस्थानों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में जबकि दोस्तों इजराइल के खिलाफ में एक अलग तरीके की हवा बननी शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ इजराइल के भीतर जिस तरीके का विद्रोह उनके प्रधानमंत्री के खिलाफ देखने को मिल रहा है, जाहिर तौर पर ये ऐसी बेड़ियां हैं जो नेतन्याहू के कदमों को जकड़ रही हैं। अब इससे नेतन्याहू आज़ाद कैसे होंगे या फिर उनकी कुर्सी वाकई खतरे के ऐसे भंवर में चली जाएगी जहां से उनके हाथ से सत्ता फिसल जाएगी, देखना अहम होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।